गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स, स्टैटिक फंक्शंस और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 बार अगर हम कोलन लगाएं तो उसे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहेंगे। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जनरली हम क्यों यूज़ करते हैं? कोई ऐसे वेरिएबल्स जो वहाँ पर जो किसी प्रोग्राम के उस टाइम में अगर हिडन है और उनको हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कि अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है और उसका नाम सपोज करो माई वेरिएबल है, सिमिलरली एक लोकल वेरिएबल भी है जिसका नाम माई वेरिएबल है। अब अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये यहाँ नीचे हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें हमने, क्योंकि पहले हमने एक ग्लोबल वेरिएबल माई वेर बनाया। अब ये ग्लोबल वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये मेन से पहले है और किसी भी फंक्शन क्लास या मेन फंक्शन के अंदर नहीं है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया। अब जब भी हमें ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो उसके आगे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्लोबल वेरिएबल को 1 वैल्यू असाइन कर दी और लोकल वेरिएबल को हमने 2 वैल्यू असाइन कर दी। अब हमने उनको प्रिंट करके देखा तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 1 प्रिंट हुई और लोकल वेरिएबल की 2 प्रिंट हुई। तो इस टाइप से हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने में। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का और भी कई सारे यूज़ हैं, जैसे हमने ग्लोबल वेरिएबल का भी हमने डिस्कस किया। ये एक और एग्जांपल है उसी चीज़ का। सेकंड है उसका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ क्या है? अगर हमने कोई फंक्शन क्लास के बाहर डिफ़ाइन करना, जैसे हमने बताया था क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स हो सकते हैं या मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं। तो अगर मेंबर फंक्शन को हम क्लास में ही डिफ़ाइन कर दें तो हम नॉर्मली डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट अगर हम उस फंक्शन को बाहर, क्लास के बाहर डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक क्लास ए बनाई जिसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा फन। यहाँ पर सिर्फ हमने डिक्लेरेशन करी है, फंक्शन को डिफ़ाइन नहीं किया और हमने क्लास को क्लोज कर दिया। अब अगर हम इस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं या डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे। रिटर्न टाइप वॉइड है, फिर क्लास का नाम, क्लास के नाम के बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद फंक्शन का नाम। तो इस टाइप से हम क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का थर्ड यूज़ है अगर हमने स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ करना हो। किसी भी क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स को अगर हमने यूज़ करना हो तो उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अगर हमने कोई स्टैटिक वेरिएबल्स बनाए हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक्स और वाई बनाया, तो उसको यूज़ करने के लिए आप क्लास का नाम लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बनाएंगे और फिर एक्स, ठीक है, तो उस वेरिएबल का नाम। और यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल भी एक्स है और लोकल वेरिएबल को यूज़ करना हो तो हम डायरेक्टली एक्स से यूज़ करेंगे। बट अगर हमने कोई स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करना हो तो उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। स्टैटिक मेंबर्स को हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। डिफ़ाइन करने के लिए भी हमने वेरिएबल की टाइप लिखी, फिर आपने क्लास का नाम लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम। चौथा यूज़ है मल्टीपल इनहेरिटेंस में। मल्टीपल इनहेरिटेंस, पहले तो इनहेरिटेंस वो होती थी जिसमें एक बेस क्लास से एक नई क्लास, डिराइव्ड क्लास बनाते थे। मल्टीपल इनहेरिटेंस वो होती है अगर डिराइव्ड क्लास एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट कर रही हो, मतलब एक डिराइव्ड क्लास की एक से ज़्यादा अगर बेस क्लास हो तो उस केस में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। कैसे देखते हैं। सपोज करो हमने एक क्लास बनाई क्लास ए, एक क्लास बनाई बी, दोनों में एक वेरिएबल एक्स है, ठीक है। अब हमने एक क्लास सी बनाई। क्लास सी के अंदर क्लास सी क्या कर रही है? दोनों को इनहेरिट कर रही है, ए और बी को। ये इनहेरिट करने का तरीका है, इसको हम डिटेल में इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। अब एक्स वेरिएबल को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्स वेरिएबल हमारे पास 2 हैं, एक क्लास ए में, एक क्लास बी में। तो हम कौन सा वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हैं वो हमें बताना पड़ेगा।
वो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ बताएंगे। अगर ए क्लास का वेरिएबल यूज़ करना है तो ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फिर एक्स, सिमिलरली बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आपका एक्स। पांचवा यूज है नेम स्पेसिस के लिए। नेम स्पेसिस जैसे हमने बताया था, हैश इंक्लूड के बाद हम एक लाइन लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, अब कई ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कई सारी नेम स्पेसिस में डिफाइन है, जैसे कि आपका सी आउट है वो कई सारी नेम स्पेसिस में है, तो हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सी नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। या तो हम यहाँ पर हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के बाद लिख दें कि हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर हम यहाँ नहीं लिखना चाहते तो जब भी हम सी आउट का यूज़ करेंगे तो सी आउट से पहले हम नेम स्पेस का नाम लिखेंगे, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद हम सी आउट को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे बताया सी आउट और एंडल भी आपका एसटीडी नेम स्पेस में है, तो एंडल को भी अगर आपने यूज़ करना है तो उसके आगे आपने एसटीडी और क्या कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी क्लास मतलब अगर हमने एक क्लास के अंदर एक दूसरी क्लास बना रखी है, उस केस में अगर हमने अंदर वाली क्लास को यूज़ करना हो या डायरेक्ट करना हो तो उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्लास आउटसाइड बनाई, एक क्लास इनसाइड बनाई। आउटसाइड क्लास में भी एक एक्स है, इनसाइड क्लास में भी एक एक्स है और एक स्टैटिक वेरिएबल वाई है। तो अगर हमने स्टैटिक वेरिएबल वाई को यूज़ करना है तो हमें बताना पड़ेगा कि आउटसाइड क्लास के अंदर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर इनसाइड, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर वाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है। उसके बाद जैसे बताया था हम स्टैटिक मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक पहले डाटा मेंबर्स को यानी स्टैटिक वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। किसी भी वेरिएबल को अगर हमने स्टैटिक बनाना हो तो उसके आगे हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे स्टैटिक कीवर्ड, फिर डाटा टाइप और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम। अब कैसे डिफरेंट है नॉर्मल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। किसी भी क्लास के अंदर अगर हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, जैसे सपोज करो हमने एक्स कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाया, अब हम उस क्लास के जब जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो हर ऑब्जेक्ट के साथ वो एक वेरिएबल होगा। जैसे ऑब्जेक्ट 1 का एक एक्स होगा, ऑब्जेक्ट 2 का एक एक्स होगा और ऑब्जेक्ट 3 का भी एक एक्स होगा। बट अगर हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं तो उस स्टैटिक जो वेरिएबल है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट ना होके सारे ऑब्जेक्ट्स उसको शेयर करेंगे और वो पूरी क्लास के लिए सिर्फ एक ही बार यूज किया जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक जो डाटा मेंबर्स होते हैं उसकी सिर्फ एक कॉपी होती है एक क्लास में, चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट्स हों। ठीक है, तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स का सिंटेक्स क्या है, पहले हमने स्टैटिक कीवर्ड लिखा, फिर हमने डाटा टाइप लिखा। डाटा टाइप क्या हो सकती है, इंट, फ्लोट, डबल, ये आपकी डाटा टाइप, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम, कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक क्लास स्टूडेंट बनाई, स्टूडेंट के अंदर हमने नॉर्मल वेरिएबल बनाए 3, फिर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट काउंट। तो पहले हमने स्टैटिक लिखा, फिर हमने इंट लिखा, फिर हमने उस वेरिएबल का नाम लिखा। ठीक है, अब इस वेरिएबल को यूज करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इतना याद कर लीजिए कि जब भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है। जैसे ही हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उस कंस्ट्रक्टर में हमने ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा कुछ फंक्शंस हैं, गेट डाटा में तीनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसको हमने इनपुट लिया यूज़र से, और पुट डाटा में हमने उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारी क्लास यहाँ तक एंड होगी। क्लास के बाद हमने स्टैटिक वेरिएबल को इनिशलाइज़ किया। इनिशलाइज़ कैसे करेंगे, हमने इंट लिखा, इंट के बाद हमने सब्जेक्ट क्लास का नाम लिखा, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद वेरिएबल का नाम, और हमने उसकी वैल्यू 0 इनिशलाइज कर दी। अब उसके बाद हमने मेन में क्या किया, स्टूडेंट जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने S1 बनाया। जैसे ही हम S1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर में हमारा क्या चल रहा है, हमने ऑब्जेक्ट काउंट को बढ़ाया है एक वैल्यू, तो जो पहले 0 थी वो 1 हो जाएगी।
सिमिलरली फिर हमने उसको यूजर से डाटा लिया और डाटा प्रिंट कर दिया। फिर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो दोबारा से ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब 2 हो जाएगी। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो दोबारा से उसकी 2 से वैल्यू 3 हो जाएगी, और आखिरी में हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट किया। तो जब भी हम स्टैटिक डाटा मेंबर को प्रिंट करेंगे तो हम क्लास का नाम लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखेंगे और उसके बाद आपका वेरिएबल का नाम। तो ये वैल्यू जो प्रिंट करेगी वो हमने लास्ट में प्रिंट करके दिखाई 3 आई, क्योंकि हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे। तो यहाँ पर स्टैटिक डाटा मेंबर क्लास के लिए सिर्फ एक है। हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, अलग अलग डिफाइन नहीं हुए, सिर्फ एक ही रहा और उसी की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रही। अगर हम स्टैटिक इसको ना बनाते तो वो तीनों वेरिएबल तीनों क्लास के लिए डिफरेंट हो जाता और हर की वैल्यू 1 1 1 होती। बट क्योंकि यहाँ हमने स्टैटिक बनाया है तो इसलिए एक ही वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होती गई और वो 3 आई। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे बताया था, एक कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। उसके बाद हम स्टैटिक फंक्शन मेंबर्स को डिस्कस करते हैं। जैसे स्टैटिक डाटा मेंबर थे वैसे ही हम स्टैटिक फंक्शन भी बना सकते हैं। तो किसी फंक्शन के आगे अगर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो वो आपका स्टैटिक फंक्शन मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक फंक्शन जो फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, उसको हम कभी भी कॉल कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट्स को ये बना हो या नहीं बना हो। और उसको हम क्लास का नाम लिखेंगे, फिर आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बनाएंगे और फिर फंक्शन का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो स्टैटिक जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उनका स्कोप सिर्फ क्लास होता है, मतलब वो क्लास के अंदर ही यूज किए जा सकते हैं, उसके बाहर यूज नहीं किए जा सकते। तो ये हमने एक यहाँ पर उसका एक एग्जांपल बनाया। हमने एक क्लास बॉक्स बनाई, बॉक्स के अंदर हमने बॉक्स का एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इस कंस्ट्रक्टर में हम लास्ट लाइन में ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतनी ही ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू हो जाएगी। और उस को हमने प्रिंट करने के लिए एक स्टैटिक फंक्शन बनाया, स्टैटिक इंट गेट काउंट, और वो ऑब्जेक्ट काउंट को हमारे पास लेके आएगा और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज करवा दिया और उसके बाद जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इनिशियल में हमने गेट काउंट लाए, गेट काउंट हमारा 0 आएगा। और उसके बाद हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, बॉक्स के 2 ऑब्जेक्ट बनाए, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। और जैसे ही हम गेट काउंट दोबारा से प्रिंट करेंगे, ये फंक्शन है, यहाँ पर हम क्योंकि जो भी ये फंक्शन वैल्यू लाएगा वो चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं, तो हमने पहले क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर आपका क्या लिखा, फंक्शन का नाम। तो ये फंक्शन जब दोबारा कॉल हुआ तो आपकी फाइनल स्टेज काउंट क्या वैल्यू आई, 2। ठीक है, तो इस टाइप से स्टैटिक जो फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, वो स्टैटिक डाटा मेंबर्स को पर ऑपरेट कर सकते हैं, या कोई और स्टैटिक मेंबर फंक्शन है तो उस पर भी उनका ऑपरेट किया जा सकता है। उसके बाद है आपका नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास क्या होती है? नेस्टेड क्लास, अगर किसी क्लास के अंदर हम कोई दूसरी क्लास डिक्लेयर कर दें तो उसको हम नेस्टेड क्लास कहेंगे। नेस्टेड क्लास भी जो ऊपर वाली क्लास है जिसको हम एनक्लोजिंग क्लास कहेंगे, उसका एक तरह से वेरिएबल ही है और उसके सेम राइट्स हैं जो अदर मेंबर्स के होंगे। ठीक है, बट जो एनक्लोजिंग क्लास के मेंबर फंक्शन है वो नेस्टेड क्लास के मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने क्लास ए बनाई, क्लास ए के अंदर हमने क्लास बी बनाई, क्लास बी के अंदर हमने एक वेरिएबल नम बनाया, फिर हमने गेट डाटा और पुट डाटा डिफाइन कर दिया और यहाँ पर हमने दोनों क्लास को क्लोज़ कर दिया। तो पहले हमने इनर वाली क्लास को, क्लास बी को क्लोज़ किया, फिर हमने आउटर क्लास को क्लोज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इनर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो पहले हम आउटर क्लास का नाम लिखेंगे, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर इनर क्लास का नाम और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका नेस्टेड क्लास। एक क्लास के अंदर अगर हम कोई दूसरी क्लास बनाएं तो उसको हम नेस्टेड क्लास कहेंगे। उसके बाद है लोकल क्लास। लोकल क्लास क्या होती है? अगर हम किसी क्लास को फंक्शन के अंदर, वहाँ तो हमने क्लास के अंदर क्लास बनाई थी, यहाँ पर अगर हम किसी क्लास को किसी फंक्शन के अंदर अगर हम डिक्लेयर करें या डिफ़ाइन करें तो उसको हम लोकल क्लास कहते हैं।
तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने एक क्लास बना दी, तो वो क्लास पूरी तरह से फंक्शन के अंदर डिफाइन है, तो इसलिए इसको हम लोकल क्लास कहेंगे। ठीक है, तो जो लोकल क्लास का नाम है उसको हम फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। और जो लोकल क्लास के मेथड्स हैं वो भी हम फंक्शन के अंदर ही डिफ़ाइन कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर डिफ़ाइन नहीं कर सकते। लोकल क्लास के अंदर स्टैटिक डाटा मेंबर नहीं हो सकते, बट स्टैटिक फंक्शंस हो सकते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने एक लोकल क्लास बनाई, लोकल क्लास के अंदर नम, गेट डाटा, पुट डाटा, जो हमने नेस्टेड क्लास में एग्जांपल दिया था वैसा ही है। अब यहाँ पर हमने उसके फंक्शन डिफाइन कर दिए, बट जब हम इस क्लास को यूज़ करेंगे तो वो भी फंक्शन के अंदर ही यूज़ करेंगे। तो फंक्शन के अंदर ही हमने लोकल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर गेट डाटा और पुट डाटा कर दिया। तो यहाँ पर जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी और एग्जीक्यूट होने के बाद आपका ये ऑब्जेक्ट डाटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोकल क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कई सारी कंसेप्ट्स देखे। पहले हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद स्टैटिक मेंबर्स और स्टैटिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट में हमने नेस्टेड क्लास और लोकल क्लास डिस्कस करी। तो आज इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।